गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित यादव, दक्ष एकेडमी के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम लोग चर्चा करना चाहते हैं प्राचीन भारत पर। लेखपाल परीक्षा 2020 पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आज सिंधु सभ्यता पर। हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता से कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। और आप लोग मेरी बात याद रखिएगा, अगर लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए सिंधु सभ्यता से कोई भी प्रश्न आया, कोई भी प्रश्न आया तो आप लोग उसे हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता में, और सिंधु सभ्यता में हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंधु नदी। क्या देखते हैं बोलो सर? सिंधु नदी। तो यार क्या सिंधु नदी और सभ्यता का मतलब है यहाँ पर कल्चर। क्या मतलब है? कल्चर, उनकी संस्कृति। तो सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जो संस्कृति थी, जो कला थी, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे घर थे, क्या क्या उपयोग करते थे, कौन सा अनाज उगाते थे, इस प्रकार के सभी प्रकार के अध्ययन हमें सभ्यता के अंतर्गत करने पड़ते हैं। अगर हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता की, तो याद रखना सिंधु सभ्यता के अन्य नाम हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग कहें कि सर इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो जानकारी के लिए आप बताइएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जो स्थल खोजा गया, उस स्थल का ही नाम था हड़प्पा। क्या नाम था भाई? हड़प्पा। सिंधु सभ्यता में जो सबसे पहले स्थल खोजा गया उसका नाम था हड़प्पा। याद रखिए हड़प्पा नामक स्थल ये आपका 1921 में खोजा गया। अगर आपसे पर्टिकुलर कोई पूछे कि कब खोजा गया, तो आप लोग वहां पर उत्तर बताएंगे कि हड़प्पा को कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। खोजने वाले व्यक्ति अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप लोग बता सकते हैं वहां पर दयाराम साइनी। दयाराम साइनी ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जिस स्थल का उल्लेख किया उसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। इसलिए व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। ये व्यक्ति जॉन मार्शल साहब ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा। अन्यथा अगर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, कुछ और आगे बात करें, तो याद रखना हड़प्पा एक स्थान है, जबकि जो कि आप बता सकते हैं कि हड़प्पा जो स्थान है वो इस समय कहां पर मिलता है? तो आप लोग उत्तर बताएंगे सर हड़प्पा पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान में कहां मिलता है? तो आप लोग उत्तर बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ये मोंटगोमरी। वर्तमान में देखेंगे पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम मोंटगोमरी। इसी जिला में हड़प्पा मिलता है, जिसकी खोज हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साइनी ने 1921 में की हुई थी। 1921 में की हुई थी, दयाराम साइनी ने 1921 में की हुई थी। जबकि हड़प्पा को यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था जॉन मार्शल। देखिए हम लोग हड़प्पा पर और बात करें तो आप लोग बता सकते हैं कि हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। किसके किनारे है? रावी नदी। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग वहां उत्तर बता सकते हो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ। कहां बसा हुआ भाई? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले, हड़प्पा से कौन कौन से साक्ष्य मिले, तो साक्ष्य के लिए आप उत्तर बता सकते हो कि हड़प्पा से हमें सबसे पहले HR नाम 37 एक कब्रिस्तान मिला। ये कब्रिस्तान मिला। तो आपसे पूछा जाए HR कहने का मतलब है H37 और R37, इस प्रकार कब्रिस्तान का उल्लेख कहां मिलता है? तो आप लोग बताइए कहां मिलता है? हड़प्पा में। दूसरी बात और मैं बता दूं हड़प्पा के संदर्भ में आपको, यहां से एक स्त्री के गर्भ से देखिए कितनी बड़ी भावनात्मक। तभी प्रश्न और यहां से निकल कर आता है। पहले तो मैं एक वन लाइनर प्रश्न बता दूं। आपसे पूछा है सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो आप लोग बताइए सिंधु सभ्यता की लिपि थी भावनात्मक। कैसे लिखी थी? भावनात्मक। भावनात्मक का मतलब यह है कि सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जो अपने भावों को प्रकट करते थे चित्रों के माध्यम से। जैसे मैं हम लोग बता दिया जाए, अगर इस प्रकार से मैं एक चित्र बना दूं और इस प्रकार से मैं ऐसे कर दूं, ये कर दूं, तो कहने का तात्पर्य व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है। मैं एक ऐसा चित्र बनाऊं आपके सामने और इस प्रकार से कर दूं और ऐसे कर दूं, तो पता चले व्यक्ति शायद थोड़ा सा गुस्सा है। तो कहने का मतलब है सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भावनात्मक, अर्थात चित्र के माध्यम से वो समझाने का प्रयास किया करते थे। ठीक है। दूसरी बात हम लोग और यहां पर करें तो यहां पर रखें, एक यहां पर मिलता है पीतल की एक मूर्ति मिलती है। पीतल की एक मूर्ति मिलती है। अब आप लोग पूछेगा सर पीतल की मूर्ति में क्या है,
तो उसमें एक चित्र बनाया गया है। बच्चों वो चित्र कैसा है जरा ध्यान दीजिएगा। वो चित्र इस प्रकार से बनाया गया है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें। चित्र बनाया गया कि एक हिरण है जिस पर एक कुत्ता क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इस प्रकार से चित्र दर्शाया गया है हमारे सिंधु सभ्यता में। तो हमने हड़प्पा सभ्यता से बात सीखी। हड़प्पा सभ्यता यानी कौन सभ्यता, सिंधु सभ्यता। आइए दूसरी बात करते हैं हम, इसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चा, अगर दूसरी बात की जाए तो हमारे प्रश्न हड़प्पा से संबंधित प्रश्न है। इसका हम एक और नाम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर एक नाम और आप लोग याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग बात करें, इसे हड़प्पा सभ्यता को नाम बात करें हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं। उत्तर कर सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। तो बेटा सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, पहले तो आप समझ लीजिए कांस्य का मतलब क्या होता है। तो कॉपर प्लस टिन के संयोग से जो धातु बनती है उसे हम लोग कांस्य कहते हैं। कांस्य एक प्रकार की मिश्र धातु है। कांस्य एक प्रकार की मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है तो आप लोग बताएंगे। ये मिश्र धातु है किसकी, कांस्य की। कॉपर से बात करेंगे, एक बात करेंगे यहाँ पर कॉपर, दूसरी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टिन की। किसकी बात करेंगे, टिन की। जबकि आज सफलतापूर्वक हम आपको बात बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि इस सभ्यता में कांस्य का उपयोग हुआ, देखिए जो आपकी वैदिक सभ्यता है वो लौह युगीन सभ्यता है, जबकि आपकी सिंधु सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो आप लोग बताओगे सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो आप लोग बताए कांस्य युगीन सभ्यता है। इसको कांस्य युगीन किसने कहा, तो नाम आप लोग याद रखें, पर्टिकुलर अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके नामक व्यक्ति ने सिंधु सभ्यता को, अर्नेस्ट मैके नामक व्यक्ति ने सिंधु सभ्यता को क्या नाम दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भैया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग किया गया, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता किसने कहा, तो पर्टिकुलर नाम आप बताएंगे, अर्नेस्ट मैके ने कहा। देखिए दूसरी बात और हम लोग आपस में बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ी बात और मैं करता हूँ यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता को याद रखना अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक, सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहा जाता है। इसे अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसे समझने से पहले मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करनी पड़ेगी। देखिए हम लोग बात करते हैं काल की, तो इतिहास में हम लोग काल की बात करें तो काल को इस प्रकार से हम लोग बांटते हैं, होता है आ प्लस ऐतिहासिक, दूसरा होता है बच्चा अर्ध प्लस ऐतिहासिक, तीसरा होता है बच्चा ऐतिहासिक। तीनों की बात कर लेते हैं। जब भी आपको कभी पूछा जाए कि अऐतिहासिक क्या है, पूछा जाए आपसे अऐतिहासिक क्या है, तो आप लोग उत्तर बताएंगे जो अऐतिहासिक होता है बेटा उसका जो मतलब होता है कि जहां पर जिस इतिहास को लिखने के लिए किसी प्रकार का प्रूफ ना हो, केवल कहानियों को सुनकर इतिहास लिखा जाए, केवल लोगों के बताए हुए शब्दों से इतिहास लिखा जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं अऐतिहासिक सभ्यता। याद रखना जिस सभ्यता में कुछ हमें साक्ष्य मिले हो लेकिन उस साक्ष्यों को समझा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। जबकि जिस ऐतिहासिक सभ्यता जिसमें साक्ष्य भी हो उसे पढ़ा भी जा सके। दूसरे शब्दों में मैं आपको अगर समझाने का प्रयास करूं तो हम आपको बता सकते हैं इसके बारे में, ऐतिहासिक में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है, इसमें साक्ष्य तो लेकिन समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी है, उसे पढ़ भी सकते और समझ भी सकते। तो यार ना सिंधु सभ्यता में हमें भावात्मक चित्र तो मिले हैं, लिपि तो मिली है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते, इसलिए सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, उत्तर बताओगे आप लोग, अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। देखिए हम लोग सिंधु सभ्यता में और आगे बात करना चाहें तो हमारे कई प्रश्न बन सकते हैं। देखिए हम लोग सिंधु सभ्यता में आज बात करेंगे और एक अन्य नगर की। देखिए सिंधु सभ्यता में आपको एक नगर मिलेगा जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। अब आपसे पूछा जाए मोहनजोदड़ो, तो आप बताइएगा मोहनजोदड़ो एक स्थल है, मोहनजोदड़ो एक स्थल है। आप लोग बताएंगे कि मोहनजोदड़ो आपका कहां पर स्थित है, पाकिस्तान वर्तमान में कहां, तो बताना पाकिस्तान का एक जिला जिसका नाम है लारकाना। बात करेंगे हम इसके संदर्भ में 1922 के बारे में। 1922 में एक व्यक्ति जिसका नाम है राखलदास बनर्जी, क्या नाम है, राखलदास बनर्जी।
अगर आपसे पूछा जाए कभी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो जो एक स्थल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान वर्तमान लड़काना जिले पर स्थित है, जिसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी। इससे जो महत्वपूर्ण याद रखना, इसे मृतकों का टीला कहते हैं, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। अब इसे मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाशें मिली हुई हैं, बहुत सारी लाशें मिली हुई हैं, इसलिए इसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। जबकि दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो आप लोग बता सकते हो किसके किनारे भाई? सिंधु के किनारे। किसके किनारे? सिंधु। याद रखना, यहाँ पर आपको सूती वस्त्र के भी अवशेष मिले, यहाँ पर आपको सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, सूती वस्त्र के बच्चा क्या मिले? यहाँ पर अवशेष मिले हैं। जबकि दूसरी बात और मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा क्या मिला? स्नानागार, जिसे आश्चर्यचकित इमारत बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्नानागार कहां मिला, सबसे बड़ा स्नानागार कहां मिला भाई? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसने? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 किसने की? राखालदास बनर्जी। कहां पर स्थित है भाई? बता देना कि लड़काना पर स्थित है। और ऐसे याद रखना, मैं आपको बता दूं, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो आपसे कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में खोजे गए स्थलों में से उसका जो सबसे बड़ा स्थल है उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो वहां आप लोग पर्टिकुलर उत्तर बता सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन होगा भैया? मोहनजोदड़ो। जबकि आपसे भारत के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आप लोग उत्तर वहां बताएंगे राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां भाई? भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में कहां? तो आप लोग उत्तर बताओगे हरियाणा। कौन है भैया? हरियाणा। जबकि हम लोग दूसरी बात करें कि इसे आश्चर्यचकित स्थल का नाम किसने दिया, किसने कहा, तो आप लोग उत्तर बता सकते हो किसने कहा? जॉन मार्शल। किसने कहा भाई? जॉन मार्शल। आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है बच्चा, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला है उस स्नानागार को आश्चर्यचकित इमारत किसने कहा, तो वहां भी उत्तर आप बताओगे किसने कहा भाई? जॉन मार्शल ने कहा। किसने कहा? जॉन मार्शल। तो इतने प्रश्न हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता में। आप लोग बताइए यहाँ से सूती वस्त्र के क्या मिलते हैं भाई? अवशेष मिलते हैं। और हम लोग आगे बात करें, एक और हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आगे बात करेंगे कालीबंगा की। कालीबंगा बेटा आपको मिलने वाला राजस्थान में। कहां मिलेगा बच्चा? राजस्थान में। कालीबंगा की जो दूसरी विशेषता के बारे में आपको बात बताना चाहूं तो राजस्थान में आप लोग याद रखेंगे हनुमानगढ़ जिला। आपसे कोई पूछा जाए कालीबंगा की खोज किसने की, कालीबंगा की आपसे खोज पूछी जाए तो आप लोग नाम बता सकते, उसकी खोज की थी ए घोष ने। ए घोष का मतलब समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य खोज करने वाला व्यक्ति था जिनका नाम था अरविंद घोष। क्या नाम था भाई? अरविंद घोष, जिसने किसका उल्लेख किया था भाई? कालीबंगा का। अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा का अर्थ क्या, तो आप लोग उत्तर बता सकते हो कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ है भाई काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या भैया? काली चूड़ियां। ये हम लोग बात करेंगे इसके संदर्भ में। अगर दूसरी बात हमसे पूछा जाए इस प्रकार से पूछा जाए तो मैं एक प्रश्न बता दे रहा हूं आपसे कि आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की राजधानी क्या थी, तो सिंधु सभ्यता की राजधानी में आप लोग सबसे पहले उत्तर लगाओगे मोहनजोदड़ो। क्या लगाओगे? मोहनजोदड़ो। ठीक, क्या बताओगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद आपको याद रखना है हड़प्पा, इसकी राजधानी। और तीसरी आप लोग बात करेंगे कालीबंगा की। किसकी बात करेंगे? कालीबंगा की। अगर इस प्रकार से आपको प्रश्न कभी याद ना रहे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता, सुनिए जरा प्रश्न को ध्यान से। प्रश्न ये है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? सुन पा रहे हैं? सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? उत्तर क्लियर करिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है मित्रों, वो हम लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बात की कालीबंगा। खोज ए घोष मतलब अरविंद घोष, अर्थ काली चूड़ियां, राजस्थान। कहाँ मिला भी? हनुमानगढ़ जिला। कहां पर है? राजस्थान पर। और हम लोग दूसरी और बात करें, अन्य स्थल की हम लोग बात करें, सिंधु सभ्यता में हम लोग एक अन्य स्थल की बात करें। अन्य स्थल है बेटा एक, जैसे मैं बात करूं चंदहुदड़ो।
चंद हुदरो। बेटा लोग चंद हुदरो के बारे में बात करेंगे तो चंद हुदरो जो आपको आपसे प्रश्न बनेगा तो यहां से एक प्रश्न याद रखना, यहां मोतियों की माला मिली है। तुमसे पूछा जाए कि मोतियों की माला का उल्लेख कहां से मिला है तो आप उत्तर बताओगे चंद हुदरो से मिला है। जबकि दूसरा पर्टिकुलर प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है कि इसकी खोज किसने की तो आप लोग उत्तर बताओगे मजूमदार ने। किसने की? मजूमदार। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मोतियों की माला का उल्लेख कहां से मिला है तो बता दीजिए आप चंद हुदरो से मिला है। कहां से मिला है? चंद हुदरो से मिला। जबकि और हम लोग आगे बढ़कर बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग आगे बढ़कर बात करें तो एक प्रश्न हमारा यहाँ सिंपल तरीके से बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्तर, तो सिंधु सभ्यता भारत में जो सबसे ज्यादा स्तर मिलेंगे बेटा वो स्तर मिलेंगे आपको गुजरात में। कहां मिलेंगे? गुजरात में। और गुजरात के स्थलों को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? बोलो सर 2 भागों में। एक आप लोग नाम दोगे कच्छ के रण में मिले स्थल, जबकि दूसरा नाम आप लोग दोगे खंभात की खाड़ी में मिले स्थल। कच्छ के रण में मिले स्थल और हम लोग दूसरी बात करेंगे खंभात की खाड़ी में मिले स्थल। देखिए लोग कच्छ के बारे में बात करें यहाँ पर या खंभात के बारे में बात करें तो जो सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल जो खोजे गए बेटा वो कहां पर खोजे गए हैं? तब लोग बताओगे सर सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल कहां खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। दूसरी बात और हम लोग यहाँ पर विशेषता जानेंगे, यहाँ पर कच्छ के रण की बात की तो हम लोग देखेंगे कच्छ के रण में कौन कौन से मिले। तो कच्छ के रण में स्थल, कच्छ के रण के स्थल, तो आपसे कच्छ के रण के स्थल पूछा जाए तो आप लोग यहाँ पे ट्रिक याद रखेंगे, सुरधौला, देश, क्लियर है कि नहीं है? सुरधौला देश कच्चा है, याद रखेंगे सुरधौला देश कच्चा है। इसका तात्पर्य है कि सुरधौला से आप लोग नाम लगेंगे सुरकोटदा। दूसरी आप लोग बात करेंगे धौलवीरा। तीसरी हम लोग बात करेंगे देसलपुर और हम लोग यहाँ पर चौथी बात करेंगे कच्छ का रण। इस प्रकार से 4 स्थलों का उल्लेख मिलता है कि सारे के सारे उल्लेख मिलते हैं कहां पर? गुजरात पर। बच्चा पूछा जाए आपसे गुजरात में कहां मिलते हैं तो आप लोग बताइए गुजरात में स्थल कहां मिलते हैं? कच्छ के रण पर। सुरधौला देश कच्चा है, सुरधौला देश कच्चा है, या हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगर हम लोग दूसरी पर्टिकुलर बात करें यहाँ पर तो हम लोग बात करना चाहते हैं, हम लोग बात करेंगे खंभात के स्थल। बेटा मैं अगर खंभात के स्थलों के बारे में आपको बताना चाहूं या खंभात के स्थलों के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिलता है लोथल, एक मिलता है हमको रोजदी और तीसरा में मिलता है रंगपुर। इसकी जो ट्रिक रहेगी तो आप लोग याद रखना ट्रिक, लोथल को रोज रंगो। अब यहाँ पर पर्टिकुलर बात है कि लोथल को रोज रंगो, तो लोथल का मतलब लोथल, रोज का मतलब रोजदी और रंगों का मतलब क्या होगा भाई? रंगपुर। ये इस प्रकार के जो आपके स्थल मिले हैं आपको कहां से मिले? खंभात की खाड़ी। लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे पहले याद रखना जिसके बारे में प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, जिसके बारे में प्रश्न बनते हैं आप लोग 3 याद रखेंगे, लेकिन प्रश्न केवल आपको इसके बारे में याद रखना है, लोथल के बारे में प्रश्न याद रखना है। पहली बात समझना लोथल का अर्थ, तो बता रहा मृतकों का टीला। क्लियर है कि नहीं है? मोहनजोदड़ो भी हमें मिला था, हम इसकी बात करेंगे लोथल। जबकि दूसरा प्रश्न पूछा जाए आपसे लोथल के बारे में, याद रखना लोथल एक बंदरगाह है, लोथल एक बंदरगाह है। अब लोथल एक बंदरगाह है तो हम लोग बात करेंगे कि लोथल एक बंदरगाह है, इसकी विशेषता ये कि इसे जहाजों की क्या मिली है? गोदी मिली है। यहां पर हमें फारस मुद्रा जो बेलनाकार थी, कैसी थी? बेलनाकार। लोथल से हम लोगों को हम लोग बात जानकारी के लिए आपको बता दें, लोथल से हमें मिला हाथी दांत पैमाना।
हाथी दांत पैमाना। तो आपसे कभी पूछा जाए कि हाथी दांत पैमाना कहां से मिला, तो आप लोग बताओगे लोथल से। पूछा है आपसे लोथल की खोज किसने की, तो आप लोग उत्तर बताओगे एसआर राव। लोथल की खोज किसने की, एसआर राव। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे, देखिए जरा मैं एक बार फिर से बता दूं कि सिंधु सभ्यता में जो सबसे ज्यादा स्थल मिले वो कहां मिले भाई, गुजरात में। गुजरात के स्थलों कितने भागों में बांटा, क्या 2 भागों में, एक कच्छ के रण के स्थल, दूसरे खंबात की खाड़ी की। कच्छ की हम लोग बात करें तो हमें मिला सुरकोटदा, धौलवीरा, देसलपुर और कच्छ का रण। जबकि हम लोग दूसरी बात करें खंबात की खाड़ी की, तो खंबात की खाड़ी में बच्चा में क्या मिला, तो बताइएगा सर खंबात की खाड़ी में हम लोगों को मिला है, यहाँ पर खंबात की खाड़ी में बच्चा हमको मिला है, क्या मिला है खंबात की खाड़ी में, तो बताइए सर खंबात की खाड़ी में हमको मिलता लोथल मिलता है, और मिलता रंगपुर मिलता है, लोथल मिलता है, रंगपुर मिलता है और रोचदी मिलता है। ये 3 प्रकार के स्थल में मिलते हैं खंबात की खाड़ी। फिर हम लोगों ने बात की लोथल की, तो लोथल का अर्थ है मृतकों का टीला। लोथल का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। खोज किसने की, एसआर राव। खोज किसने की भाई, एसआर राव। बंदरगाह जहाजों की गोदी, फारस की मुद्रा मिली, हाथी दांत पैमाना। इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं हमें यहाँ पर, इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं हमें यहाँ पर। लेकिन हम लोग दूसरी आगे बढ़े और बात करना चाहे इसके संदर्भ में, जरा देखिएगा। सिंधु सभ्यता की चतुष्फलकीय संरचना के बारे में बात करें तो ये आपका उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार से चतुष्फलक की संरचना में फैली हुई थी, कहने का तात्पर्य 90 अंश के कोण पर। तो कहने का तात्पर्य सिंधु सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता जो उत्तर में थी वो जम्मू पर तक थी। कहां तक थी भाई, जम्मू तक थी। जम्मू तक में कहां थी भाई, तो आप लोग बता सकते हो मांडा। जम्मू में कहां बताओगे आप लोग, मांडा, जो आपके यहाँ पर देखा जाए तो चिनाब नदी के आसपास तक फैली हुई थी। अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता आपके पूरब में कहां फैली हुई थी, तो आप बताओगे आलमगीर अर्थात उत्तर प्रदेश, तात्पर्य उत्तर मेरठ। कहां पर, तो आप लोग बताओगे हिंडन नदी। कहां पर, हिंडन में, हिंडन नदी। जबकि हिंडन नदी यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बात करेंगे दैमाबाद, दैमाबाद की बात करेंगे। जबकि दूसरे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो आप लोग बताएंगे सर महाराष्ट्र में पड़ता है। और दैमाबाद की किस नदी किनारे, तो आप लोग बताए सर गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। कहां पर फैली हुई थी, गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। हम लोग यहाँ पर बात करें पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी, तो पश्चिम के लिए आप लोग यहाँ उत्तर क्लियर करेंगे कि पश्चिम में कहां फैली हुई थी, तो आप बताओगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। या बलूचिस्तान ना लिखकर मैं सीधे लिख सकता हूं आपको यहाँ पर सुतकोडदा, सुतकोड़ा, ये सुतकोडदा, यहाँ पर सुतकोडदा तक पश्चिम में फैली हुई थी भारत में सिंधु सभ्यता। और हम लोग दूसरी बात और करना चाहें तो बता देना, सुतकोडदा ये आपका स्थित है बलूचिस्तान। कहां पर है, बलूचिस्तान। अगर आपसे नदी के बारे में पूछा जाए, नदी के बारे में पूछा जाए सुतकोडदा, अगर नदी के बारे में पूछा जाए सुतकोडदा, आपको नदी के बारे में पूछा जाए तो आप लोग उत्तर बता सकते हो दशक नदी। क्या बताओगे भाई, दशक नदी। ये हम लोगों ने बात की। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर में चिनाब नदी, जबकि पूरब में कौन सा, आलमगीर यानी मेरठ नदी, कौन सी, हिंडन नदी। दक्षिण में दैमाबाद और गोदावरी, कहां भाई, उत्तर महाराष्ट्र। जबकि सुतकोडदा की बात करेंगे हम तो यहाँ पे उत्तर याद रखना, बलूचिस्तान नदी कौन सी, दशक। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नों के बारे में बात की। हम लोग और बात करें सिंधु सभ्यता में, तो आपको पर्टिकुलर 1 लाइन में प्रश्न बता रहे हैं सिंधु सभ्यता में, आप लोग लिखते जाइएगा। पहला प्रश्न, कपास की जन्म स्थली, तो बताइएगा सिंधु सभ्यता। दूसरा प्रश्न, फसल, सबसे पहले में कौन सी फसल, तो बताइएगा जौ प्लस गेहूं, इस सिंधु सभ्यता की। पूछा जाए धातु तो आप बताइए कांस्य धातु। चौथा प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बताओगे नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता कई सभ्यता, नगरीय सभ्यता। याद ना, सिंधु सभ्यता में दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे, बाहर की ओर खुलते थे, जबकि लोथल इसका क्या है, अपवाद है। लोथल इसका क्या है, अपवाद है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंधु सभ्यता यानी कपास की बात करें तो कपास की जन्म स्थली हम लोग किसे बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को बोलते हैं। हम लोगों ने जाना कपास के बारे में, हम लोग जाने तो आप लोग बता दीजिए कपास सबसे ज्यादा कहां पर होता है भाई,
उत्तर बताइए कहां पर होता है? भारत पर होता है कपास। दूसरा प्रश्न हम आपको बताएं, भारत में कहां कपास होता है? तो उत्तर वहां बताइए कहां पर होता है? गुजरात। यार ना, कपास को मानव मित्र कहते हैं। कपास को क्या बोलते हैं? मानव मित्र कहा जाता है। दूसरी बात समझ ले, कपास के लिए उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। मानव मित्र कहते हैं सबसे ज्यादा भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? गुजरात में होता है। हम लोग बात करें फसल और गेहूं की, तो ये लोग जौ और गेहूं को उगाने का क्या करते थे? काम करते थे। हम लोग बात करें कांस्य युग की सभ्यता की, तो कांस्य युग का मतलब है कॉपर प्लस कैसा भाई? टिन। कॉपर प्लस टिन। तो आप कहने का तात्पर्य कॉपर प्लस टिन की बात कर रहा हूं, तो कॉपर प्लस टिन, तो कांस्य युग की सभ्यता इन लोगों ने कॉपर और किया गया। यही सब प्रश्न पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो उत्तर बताएंगे मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया भाई? कॉपर का प्रयोग किया। यानी उत्तर बताएंगे तांबा का प्रयोग किया। मानव के द्वारा सबसे पहले, याद रखना, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। दरवाजे कहां खुलते थे? बाहर की ओर, लेकिन लोथल इसका क्या है भाई? अपवाद है। तो सिंधु सभ्यता में पर्टिकुलर इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में कि भैया वन लाइनर प्रश्न होते हैं, और लगभग मैंने आपको प्रश्नों को बताया। पूछा जाए कभी जल की अच्छी व्यवस्था कहां थी? जल की व्यवस्था अच्छी कहां थी? तो आप लोग बताएंगे धौलवीरा में। जल की यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था कहां थी? धौलवीरा में। धौलवीरा से केवल यही प्रश्न याद रखना आपको कि जल की सबसे अच्छी व्यवस्था कहां थी? धौलवीरा में। याद रखना, सिंधु सभ्यता में सभी प्रकार के पशुओं के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिला? तो आप लोग बताओगे गाय का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। हम लोग पर्टिकुलर और बात करें, एक प्रश्न आपसे और पूछा सकता है कि सिंधु सभ्यता के जो दुर्ग होते हैं बच्चा, सिंधु सभ्यता के आपको जो दुर्ग होते हैं, तो बताइएगा सिंधु सभ्यता में जो दुर्ग होते हैं, सारे दुर्ग कहां स्थित हैं? आप लोग बताओगे सिंधु सभ्यता में जो दुर्ग स्थित है कहां स्थित है भाई? पश्चिम में स्थित है। सिंधु सभ्यता में आपके जो दुर्ग स्थित है वो कहां स्थित है? पश्चिम में स्थित है। ये आपका पहला प्रश्न वाल की हम लोगों ने बात की। दूसरे प्रश्न की बात करी, तीसरी प्रश्न की बात करी, जुड़वा राजधानी के बारे में मैंने आपको बताया। सिंधु सभ्यता में लगभग बस इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग देखा जाए तो यहाँ 500 प्रकार के 1500 नगर मिले हुए हैं सिंधु सभ्यता में। कितने नगर मिले हैं भाई? 1500 नगर मिले हुए हैं। हम लोगों ने आपसे बात की कि जल निकास की जो सबसे उत्तम व्यवस्था थी, जल निकास की व्यवस्था समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। जल निकास की व्यवस्था में समझा दूं, यहाँ पर जल निकास की व्यवस्था समझा दूं मैं आपका। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में मकान बने होते थे। ये मकान, यहां से नाली आती थी, यहां एक मकान होता था, यहां से एक नाली जाती थी और नाली मेन नाली पर मिल जाती थी। इस प्रकार की जल की व्यवस्था पाई गई थी। बड़ा जलाशय, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में बड़ा जलाशय कहां मिला, प्रश्न की सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जलाशय कहां मिला? उत्तर आपको बताना है धौलवीरा। तीसरा प्रश्न आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता में खेल का मैदान कहां मिला? उत्तर आपको क्या बताना है? धौलवीरा। एक प्रश्न और मैं बता दूं आपको कि मिट्टी की कंघी कहां मिली? मिट्टी की कंघी कहां मिली? उसके लिए भी आपको उत्तर बताना है धौलवीरा। क्लियर है कि नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने बच्चों बात की सिंधु सभ्यता से संबंधित। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए सिंधु सभ्यता के बारे में। हो सकता है और प्रैक्टिस में तो थोड़ा बहुत जो प्रश्न कर लीजिए, नहीं तो लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए सिंधु सभ्यता से कई प्रश्न बनेंगे, तो आपके यहीं से प्रश्न बनेंगे और कोई बड़ा प्रश्न सिंधु सभ्यता के संदर्भ में नहीं बनता। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए दक्ष एकेडमी के माध्यम से। और अंत में मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं आपको मैं, देखिए कोरोना वायरस आप लोग देखते हो तो ये कोई नई बात नहीं है। आप लोग आजादी के पहले की बात देख लो, कई प्रकार की महाबीमारियों से दुनिया को सामना करना पड़ता है, लेकिन ये अफसोस की बात होती है कि महाबीमारियों में गरीब लोग होते हैं वो पिस जाते हैं, और जो भी अन्य प्रकार के लोग होते हैं जो कि अपने लिए भोजन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं या बाहर होते हैं, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं तो उसमें ये होता है कि इन महाबीमारियों में हम लोग गलत सरकार को ठहराने लगते हैं कि नहीं सरकार है, ये है, वो है, राजनीति है। तो मैं एक बात बता दूं, मानव एक संवेदनशील प्राणी है और इसके पास इतनी औकात नहीं कि लाखों जिंदगियों से खेल सके। ठीक, तो याद रखना ये एक प्रकार का नेचुरल वायरस हम लोग इसे कह सकते हैं, और ये प्रकृति की देन है, और प्रकृति जो भी करती है अच्छा करती है। इसका चाहे हम शिकार हो या दूसरा कोई अन्य व्यक्ति शिकार हो, तैरना मृत्यु तो एक दिन आनी है, ये दुनिया से बड़ा सत्य है। लेकिन जिंदगी का एक सबसे बड़ा अवसर ये रहता है कि वास्तव में जिंदगी जी तो कैसे जी,
समझ रहे हैं मेरी बात को? जिंदगी हम लोगों ने जी तो कैसे जी? तो हम लोग ने जिंदगी जितनी भी जिए तो एक शान के साथ जिए, ईमानदारी के साथ जिए, ताकि जिस दिन मर जाए तो कभी पछतावा ना हो कि वास्तव में जिंदगी थोड़ा सा और जी लेता तो मैं अपनी शान बदल देता। नहीं, अगर एक दिन की भी जिंदगी है तो उसको भी शान से जिए। क्लियर है कि नहीं है? और हम लोग जुड़े रहेंगे, हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे। धन्यवाद।